हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस के बारे में कि रेफरेंस कहाँ अप्लाई होता है, कब रेफरेंस मिलता है, किस कोर्ट से मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेक्शन 113 में बताया गया है कि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस कौन से कोर्ट से मिलेगा, कब रेफरेंस अप्रूव होगा, रेफरेंस कितने दिन में मिलता है, ये पूरा डिटेल सेक्शन 113 में है। देखो सेक्शन 113 में हमें रेफरेंस के बारे में बताता है। ठीक है, 113 में रेफरेंस जब भी किसी भी लोअर कोर्ट में, जैसे कि जब भी किसी भी लोअर कोर्ट में कोई ऐसा केस आता है, जब मान लेते एक केस आया है ए और बी का, ए प्लस, जो इनका केस है ए और प्लस बी का, यानी कि दो पार्टीज का, आज तक इस पे सुप्रीम और हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन या जजमेंट नहीं है, कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। मतलब कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा केस कभी सॉल्व यानी कि उस पे न्याय नहीं दिया है। ये पहला ऐसा लोअर कोर्ट में ऐसा अनोखा केस आता है जिसपे कानून तो बना है, लेकिन आज तक इससे पहले सुप्रीम या हाई कोर्ट इन दोनों ने ऐसा केस कभी सॉल्व नहीं किया है। ऐसा लोअर कोर्ट में अचानक कभी आ जाता है केस, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में वहां के जज को अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डाउट होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि जब जज को ये पता चल जाता है कि ए और बी में क्या मैटर है, यानी कि ए और बी में आपस में डिस्प्यूट क्यों हो, ये कोर्ट क्यों आए हैं, इन दोनों में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, जब जज को ये पता चल जाता है तो इसको पता चलने के बाद जज इस पे कौन सा सेक्शन कौन सा लॉ यूज करेगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अगर जज को क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डाउट है, यानी कि अगर जज को ये है कि अब मैं कौन सा लॉ कौन सा सेक्शन यूज करूं, उसको ये मालूम है कानून तो बना है इनके न्याय के लिए, लेकिन वो डाउट हो रहा है क्योंकि अगर वो न्याय देता तो कुछ फंडामेंटल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाए या कोई भी ऐसा कारण जिस वजह से कोई गलती हो जाए या आगे चल के कोई गलती हो जाए, तो ऐसे में क्या करेगा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से रेफरेंस मांगेगा। रेफरेंस क्योंकि जो इनका केस है ए और बी का, जो लोअर कोर्ट में केस आया है, आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस नहीं सॉल्व किया, ऐसा कोई केस पे डिसीजन नहीं दिया, जिस वजह से लोअर कोर्ट को डाउट हो रहा है कि अगर यहाँ सुप्रीम और हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन नहीं है, तो अगर मैंने कोई डिसीजन पास किया और आगे चल के गलती हो गया, कोई किसी फंडामेंटल का वायलेशन हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वायलेशन हो गया, तो ऐसे में बड़ी गलती होगी, क्योंकि लोअर कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं होता है सुप्रीम और हाई कोर्ट जैसा, जिस वजह से ये डाउट होता है। तो डाउट होने के बाद ये हाई कोर्ट से मदद मांगेगा कि ऐसा ऐसा मामला है, नया मामला है, आज तक कोई भी यानी कि बोलेगा कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इस पे न्याय यानी कि जस्टिस या डिसीजन नहीं दिया है, कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट भी नहीं है, जिस वजह से मुझे डाउट हो रहा है, तो आप इसमें मेरी मदद करो। तो क्या करेगा लोअर कोर्ट, एक रिटर्न लिख के देगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा, हाई कोर्ट ये देखेगा, फिर जब तक हाई कोर्ट का रिस्पांस नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, तब तक लोअर कोर्ट इन दोनों का केस जो रहेगा ए और बी का, उस पर स्टे लगा देगा, टेम्पररी स्टे लगा देगा कि जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक हम इस केस को यहीं रोकते हैं। और देखो ये जो लोअर कोर्ट में केस आता है ना ए और बी का, कब हाई कोर्ट रेफरेंस एक्सेप्ट करता है, जब कोर्ट में लोअर कोर्ट में केस चल रहा होगा, जैसे कि ए और बी का जो केस है ये लोअर कोर्ट में चल रहा होना चाहिए, ये नहीं कि अभी केस शुरू ही नहीं हुआ है। अगर केस शुरू नहीं हुआ है तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को रेफरेंस नहीं दे सकता है। अगर केस जैसे कि इन दोनों का ए और बी का जजमेंट भी आ गया है, डिसीजन हो गया, केस खत्म भी हो गया, तो केस खत्म होने के बाद भी रेफरेंस नहीं मिलता है। रेफरेंस सिर्फ केस जब कोर्ट में चल रहा होता है तभी मिलता है। जैसे कि एक बच्चा बचपन में कुछ सीखता है, उसको बचपन में ये डाउट आता है तो अपने टीचर से अपने पेरेंट्स से पूछता है, मम्मी ये क्या है, टीचर ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। ठीक है, उसी तरह लोअर कोर्ट में भी बहुत से सवाल आते हैं, डाउट आते हैं, वो घबरा जाता है कि आज तक सुप्रीम और हाई कोर्ट ने भी इस पे कोई जजमेंट पास नहीं किया या बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, तो उसको कुछ डाउट आता है। ठीक है, उस डाउट की वजह से ये हाई कोर्ट से मदद लेता है। अब हमने रेफरेंस तो समझ लिया, रेफरेंस का मतलब होता है कि जब भी किसी भी लोअर कोर्ट में कोई ऐसा अनोखा केस आता है जहां पे उसके लिए कानून तो बना है, लेकिन आज तक सुप्रीम और हाई कोर्ट का भी इस पे कोई डिसीजन नहीं है या बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, और उस लोअर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके वजह से किसी का फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जहां लोअर कोर्ट को डिसीजन देने में डिफिकल्ट हो रहा है, तो वहां पे वो हाई कोर्ट की मदद ले सकता है। और सिर्फ लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
देखो बहुत से लोगों को डाउट होता है कि कौन कौन से लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि हाई कोर्ट से रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखो ट्रायल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये दोनों कोर्ट हाई कोर्ट से रेफरेंस मांग सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट। अब अगर किसी दिन ऐसा कोई ऐसा केस अगर हाई कोर्ट में आता है जिसपे कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, तो हाई कोर्ट किससे रेफरेंस मांगेगा? बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। तो हाई कोर्ट किसी से रेफरेंस नहीं मांगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट एक बड़ा पावर वाला कोर्ट होता है जहां पे वो उस केस को हाई कोर्ट खुद सोल्व करेगा। तो हाई कोर्ट किसी से रेफरेंस नहीं मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी खुद उस केस को सॉल्व करता है। सिर्फ ये जो सेक्शन 113 है ना, ये सिर्फ ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बनाया गया, लोअर कोर्ट के लिए। जो हाई कोर्ट, हर स्टेट में हाई कोर्ट से जितने भी छोटे कोर्ट होते हैं उन सब के लिए सेक्शन 113 बनाया गया है, ताकि अगर उनको किसी भी केस में डाउट हो या मदद चाहिए तो वो रेफरेंस ले सकते हैं हाई कोर्ट से। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सेक्शन 113 ट्रायल और डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया है। तो अगर इन दोनों में कोई ऐसा केस आता है तो ये सिर्फ हाई कोर्ट से मदद ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मदद नहीं मांग सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में ऐसा कोई केस आता तो हाई कोर्ट उसे खुद सॉल्व करेगी। अब हमने सेक्शन 113 यानी कि रेफरेंस समझ लिया। अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। ये ऑर्डर 46 में बताया, देखो ऑर्डर 46 में हमें यह बताया गया कि किस तरह रेफरेंस एक लोअर कोर्ट, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये दोनों हाई कोर्ट से किस तरह रेफरेंस मांग सकते हैं। प्रोसेस होता है, अगर ये 4 से 5 जो प्रोसेस का 5 टर्म होता है, ठीक है, ये 4-5 टर्म जो पॉइंट होते हैं, अगर ये रहा लोअर कोर्ट के पास ये है तो ही वो रेफरेंस मांग सकता है। अगर ये पॉइंट नहीं है, ये इसमें से कोई पॉइंट की कमी है, तो वहां पे लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से रेफरेंस नहीं मांग सकता है। 4 से 5 पॉइंट है, हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि वो केस चल रहा होना चाहिए कोर्ट में, यानी कि पहला पॉइंट है कि पेंडिंग केस या रनिंग केस होना चाहिए, यानी कि एक लोअर कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या ट्रायल, इनमें जो एक केस चल रहा होगा, अगर जो भी केस में इनको रेफरेंस चाहिए वो कोर्ट में रनिंग होना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, अपील हो, कोई केस हो या कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो। ठीक है, लेकिन ये कुछ भी अपील, केस या कुछ दूसरा चीज भी हो सकता है, एग्जीक्यूशन या डिग्री, कोई भी चीज हो, वो उस टाइम कोर्ट में चल रहा होना। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था ए और बी का केस, तो ए और बी का केस ना, देखो ए और बी का केस लोअर कोर्ट में चल रहा होना चाहिए, रनिंग, आर फॉर रनिंग, ये कोर्ट में केस चल रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पर जजमेंट आ गया है। अगर इस केस में ए और बी के जो भी केस है लोअर कोर्ट में, अगर उसमें जजमेंट आ गया है तो जजमेंट आने के बाद उसमें रेफरेंस नहीं मांगा जा सकता है, तो यहां पे रेफरेंस नहीं मिलेगा। अगर केस अभी शुरू ही नहीं हुआ है, नॉट स्टार्ट, तो वहां पे भी उस केस में भी रेफरेंस नहीं मांगा जा सकता है। किस में मांगा जा सकता है? वो कोर्ट में केस चल रहा होना चाहिए, यानी कि इनका केस लोअर कोर्ट में जो इनका सुनवाई है वो चल रहा होना चाहिए। जजमेंट अगर आ गया है तो वहां पे रेफरेंस नहीं मिलता है। केस अभी सुनवाई शुरू नहीं हुआ है तो भी इस पे क्या रेफरेंस नहीं मिलता है। अगर सुनवाई चल रहा है लोअर कोर्ट में तो ही क्या मिलेगा? रेफरेंस, आर फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ, दूसरा और तीसरा पॉइंट मैं एक साथ आपको बता देता हूं कि दोनों एक साथ समझोगे तो अच्छा रहेगा। डाउट, रीजनेबल डाउट और क्वेश्चन ऑफ लॉ, दूसरा और तीसरा पॉइंट एक साथ आपको समझाता हूं। देखो, जैसे हमने देखा था कि ए और बी का केस लोअर कोर्ट में चल रहा है। अभी देखो पहला पॉइंट यहां कवर हो गया कि वो केस लोअर कोर्ट में चल रहा होना चाहिए। अब उस केस में पहला पॉइंट तो कवर हो गया कि जब वो केस लोअर कोर्ट में या किसी भी लोअर कोर्ट में चल रहा होगा तो ही रेफरेंस मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और रीजनेबल डाउट होना चाहिए। जैसे कि अब वहां लोअर कोर्ट में ए और बी के बीच में क्या मैटर है, इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, ये सारा सबूत कोर्ट में जमा हो गया है। अब कोर्ट को पता चल गया कि इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और कोर्ट को ये भी मालूम है कि कौन सा लॉ इस पे लगेगा। लेकिन कोर्ट को डाउट है क्योंकि अभी तक इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की है ऐसे केस के लिए। ठीक है, और आज तक कोई भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। और
इनके केस की वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहे हैं और अभी तक इसमें कोई सुनवाई भी नहीं हुआ, जिस वजह से लोअर कोर्ट को क्वेश्चन ऑफ लॉ का डाउट आ रहा है। यानी कि अगर लोअर कोर्ट सोचता है कि अभी तक सुप्रीम और हाई कोर्ट ने भी इस पे कोई सुनवाई नहीं किया और मैंने कोई सुनवाई कर दिया और मुझसे कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग लेता हूं, सॉरी हाई कोर्ट से मदद मांग लेता हूं रेफरेंस के लिए। तो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि इन दोनों का मैटर पता चल गया, लेकिन इनके मैटर को जो सेक्शन जो लॉ यूज करने वाला रहेगा जज, उसकी वजह से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल या कोई दूसरा रीजन की वजह से कुछ वायलेशन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, जहां पे डाउट आ रहा है जज को कि अगर मैंने डिसीजन दे दिया तो आगे चल के गलती हो सकता है, तो ऐसे में जज क्या करेगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यानी कि जज को मालूम है कि इस पे कौन सा लॉ यूज होगा, लेकिन लॉ पास करने में उसको दिक्कत हो रहा है, डाउट आ रहा है, कुछ रीजनेबल डाउट आ रहा है, जिस वजह से वो हाई कोर्ट से रेफरेंस मांगेगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, ये सबसे आखिरी पॉइंट है, नो बाइंडिंग प्रेसिडेंट। नो बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सुप्रीम और हाई कोर्ट ने आज तक ऐसा केस पे कोई डिसीजन, कोई जजमेंट या कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, तो ऐसे ही केस को हाई कोर्ट पे रेफरेंस मिलता है। यानी कि देखो ए और बी का जो केस था, ये लोअर कोर्ट में केस आया, इनका केस का जो फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो पता चल गया, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पर रीजनेबल डाउट आ रहा है जज को कि अगर कोई गलती हो गया तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, तो समाज में, सोसाइटी में बड़ा दिक्कत आएगा, जिस वजह से ये हाई कोर्ट से रेफरेंस मांग रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हम समझ गए। चौथा पॉइंट ये है कि जो इनका केस है ना, इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक ऐसे केस को कभी हैंडल नहीं किया है, ना इस पे कोई डिसीजन दिया है, ना कोई जजमेंट पास किया है, ना कोई ऑर्डर पास किया है, और यहाँ तक कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट भी नहीं है। बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि सुप्रीम और हाई कोर्ट का अगर कोई ऐसा जजमेंट इनके केस से रिलेटेड कोई भी जजमेंट रहेगा तो उसको एक बुक में लिख के रखते हैं, उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट। तो ऐसा कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो ऐसे जब नहीं रहता है ना, तो उसी केस को हाई कोर्ट में हम रेफरेंस मांग सकते हैं। अगर इनके केस का एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट या सुप्रीम या हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया होता, या लोअर कोर्ट को पता है कि हाँ इनके केस के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, तो उसको यूज करके लोअर कोर्ट जजमेंट दे सकता था, लेकिन वहां पे सुप्रीम और हाई कोर्ट का कोई जजमेंट ही नहीं है इनके केस से रिलेटेड, तो यहां पे ये रेफरेंस मांग सकता है हाई कोर्ट से। चौथा पॉइंट हमने देख लिया कि जब ऐसा केस आएगा लोअर कोर्ट में, चौथा पॉइंट के हिसाब से, कि जहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डिसीजन नहीं है, तो वैसे में वो हाई कोर्ट से रेफरेंस मांग सकता है। तो हमने ये भी देख लिया कि सेक्शन 113 ये रेफरेंस क्या होता है। ऑर्डर 46 प्रोसीजर प्रोसेस, यानी कि 4 पॉइंट अगर एक केस के अंदर है, एक लोअर कोर्ट के पास है, तो ही ये 4 पॉइंट के हिसाब से वो एक हाई कोर्ट से क्या कर सकता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको टॉपिक समझेगा नहीं। तो एग्जाम्पल अगर आप यूज करते हो हर टॉपिक को समझने के लिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल है एक यूपी के लैंडमार्क केस है, ये 1950 का केस था, या उसके आगे का भी हो सकता है। एक जमींदार था, ठीक है, जमींदार था वर्सेस बैंक, ये दोनों का मामला था। 1950 का एक मामला था, यही इसी केस का यानी कि रेफरेंस का यूज हुआ था इस केस में। इसमें हुआ क्या था, ये जो जमींदार था ना, ये एक आदमी था, क्योंकि जमींदार एक आदमी ही होगा, लेकिन बैंक एक आदमी हम कंसीडर नहीं कर सकते। बैंक एक बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बिहाफ पे या कोई आदमी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता, बैंक के नाम पे ही जमींदार के ऊपर केस होगा। तो यहाँ हम बैंक देख लेते हैं, यूपी बैंक, ठीक है। अब जो जमींदार था ना, ये यूपी बैंक से, ये उत्तर प्रदेश का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो जमींदार ने यूपी बैंक से 1 लाख रुपया लिया था, कितना, 1 लाख। अब बोला था कि मैं 1 साल में, ये जो जमींदार ने 1 लाख रुपया यूपी बैंक से लिया था, बोला था कि मैं 1 साल के अंदर पूरा पैसा लौटा दूंगा, यानी कि भर दूंगा ब्याज के साथ। लेकिन 1 साल पूरा हो जाता है। 1 साल पूरा होने के बाद भी जमींदार 1 लाख रुपया बैंक को नहीं देता है। तो ऐसे में बैंक क्या बोलता है जमींदार को, मुझे मेरा पैसा अभी के अभी तुरंत चाहिए, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। लेकिन जमींदार बोलता है कि भाई मुझे और टाइम दे दे, मैं पूरा पैसा एक साथ नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, टुकड़ों में, किस्तों में दूंगा, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से।
तो यहाँ बैंक मान नहीं रहा था, तो बैंक ने क्या किया, लोअर कोर्ट में बैंक ने जमींदार के खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे जमींदार जेड और यूपी यानी कि हम बैंक ले लेते हैं, इन दोनों का मामला चलने लग गया लोअर कोर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे जमींदार ने, जब इन दोनों का केस शुरू हुआ लोअर कोर्ट में, तो जमींदार ने क्या बोला कोर्ट के जरिए कि साहेब एक स्टेट में, यूपी स्टेट में एक ऐसा लॉ बना है जहां जमींदार को स्पेशल छूट दी जाती है। जमींदार ने कोर्ट में खड़े होकर बोला कि सर साहेब की स्टेट, यूपी स्टेट ने एक्विवेलेंस स्टेट के नाम से एक लॉ बनाया जहां पे हर जमींदार को थोड़ा टाइम दिया जाता है, उनको स्पेशल पावर दी जाती है कि वो अपना कर्जा धीरे धीरे करके दे सकते, क्योंकि उस टाइम यूपी में आजादी के बाद शुरू हुआ ये मामला है, तो ज्यादा करके जमींदार लोग ज्यादा रहते थे। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का रूल बना था कि जमींदार उस समय बहुत यानी कि दिक्कत में चल रहे थे, कर्ज में थे, तो जिस वजह से यूपी के सरकार ने एक स्पेशल लॉ पास किया था जहां पे जमींदार को स्पेशल पावर दी जाएगी, यानी कि उनके ऊपर कोई कर्जा है तो उनको टाइम दिया जाएगा, स्पेशल पावर दिया जाएगा कि वो अपना कर्जा धीरे धीरे करके चुका दे। तो जमींदार ने ये लॉ लोअर कोर्ट में बताया। फिर बैंक ने यहाँ पे ना एक फायदा उठा लिया। बैंक ने क्या बोला, बैंक के एडवोकेट ने, कि सर अगर जमींदार को स्पेशल पावर दी जा रही है कर्ज चुकाने के लिए, तो जो बाकी की जनता है उनके साथ तो इनइक्वालिटी हो रहा है। तो यहाँ पे बैंक के एडवोकेट ने आर्टिकल 14 का यूज किया। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि बैंक के एडवोकेट ने बोला सर ये तो गलत है, अगर जमींदार को स्पेशल पावर दी जा रही है लोन भरने के लिए तो बाकी जो जनता है वो तो पागल हो जाएंगी, उनके साथ तो नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि इस देश में आर्टिकल 14 लागू हुआ है और इसमें राइट टू इक्वेलिटी यानी कि सबको एक जैसा इक्वेलिटी है। तो अगर जमींदार को इतनी पावर दी जा रही है तो कॉमन पीपल को भी मिलना चाहिए, ऐसा मुद्दा आ गया, ऐसा सवाल उठा लिया बैंक के एडवोकेट ने। तो यहाँ के जो जज थे लोअर कोर्ट के, अब इसमें इनको मामला समझ में आया कि जमींदार ने 1 लाख रुपया लिया लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। अब दोनों ने अपना अपना राय बता दिया, अपना अपना डिसीजन दे दिया, यानी कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कोर्ट ने। अब जो कोर्ट में जो जज थे उनका दिमाग घूमने लग गया, क्योंकि जमींदार क्या बोलता है कि स्पेशल पावर दिया सरकार ने, यूपी में स्पेशल लॉ बनाया गया जमींदार के लिए, और उसी को फायदा उठा के कोर्ट बैंक के एडवोकेट ने बोला कि ये तो राइट टू इक्वेलिटी का मामला है, यानी कि बाकी लोग के साथ तो गलत हो रहा है, फिर स्पेशल पावर सिर्फ यानी कि जमींदार को क्यों दी जा रही है, बाकी सबको मिलनी चाहिए, ऐसा मुद्दा आ गया। तो यहाँ पे लोअर कोर्ट, अब ये जो मामला है ना जमींदार और बैंक का, ये आज तक सुप्रीम और हाई कोर्ट में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया था, इस पर कोई पुराना केस यानी कि कोई पुराना जजमेंट भी नहीं था, जिस वजह से ये क्या हुआ, रेफरेंस के अंदर आता है, रेफरेंस प्रोसेस के अंदर आता है। देखो प्रोसेस नंबर 1, इसमें पहला क्या है, पहला हम देखते हैं कि ये केस चालू है कोर्ट में, रनिंग केस है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ, देखो क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे आया कि जमींदार क्या बोलता है कि मेरे को स्पेशल पावर दी है यूपी गवर्नमेंट ने, यानी कि स्टेट, यूपी के स्टेट में स्पेशल एक लॉ पास हुआ जहां पे जमींदार को स्पेशल पावर मिलती है, जमींदार ने ऐसा बोला, बैंक के एडवोकेट ने वो बोला। तो ऐसे में जो जज थे लोअर कोर्ट के वो पागल हो गए, उनका दिमाग घूमने लग गया, क्योंकि उनको लगा अगर मैं जमींदार का हिसाब से अगर जजमेंट देता हूं तो राइट टू इक्वेलिटी, इसका मुद्दा ये वायलेट हो जाएगा, यहाँ पे वायलेशन हो जाएगा, फिर लोग मुझे गाली देंगे, बैंक को गाली देंगे, बैंक को उल्टा बोलेंगे, लोग भड़क जाएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि राइट टू इक्वेलिटी यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं बैंक के हिसाब से डिसीजन देता हूं, जज सोचता है, भाई देखो मैं बता रहा हूं, जज सोच रहा है कि बैंक के हिसाब से अगर मैं डिसीजन पास करता हूं, राइट टू इक्वेलिटी के हिसाब से मैं जजमेंट देता हूं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बनाया है यूपी सरकार ने जमींदार के लिए, उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा हूं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपना डिसीजन दे रहा हूं। तो जज के पास 2 रास्ते थे, अगर पहला वो जमींदार के हिसाब से जस्टिस देगा, जमींदार को जस्टिस देगा तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है, और अगर वो बैंक को जस्टिस दिलाएगा राइट टू इक्वलिटी को यूज करके तो जमींदार के साथ गलत हो रहा है। तो जमींदार के साथ कैसे गलत हो रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है फिर। तो यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ उठने लग गया जज के मन में कि अगर मैं जमींदार को जजमेंट देता हूं तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होगा, अगर मैं बैंक को जजमेंट देता हूं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ बना है उसके अगेंस्ट में जाऊंगा। तो ऐसे लोअर कोर्ट के पास ये दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया, जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और रीजनेबल डाउट आ गया, तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया, यानी कि 3 पॉइंट पूरा हो गया।
ये कोर्ट में केस चल रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी आ गया, रीजनेबल डाउट भी आ गया। चौथा पॉइंट, इनका जो मामला है आज तक सुप्रीम और हाई कोर्ट ने भी ऐसा कोई मामला सॉल्व नहीं किया, ना बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। चारों पॉइंट कवर हुए। अब यहाँ पे जो यूपी का लोअर कोर्ट है, इसने क्या किया, इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेफरेंस मांग दिया। बोला कि ऐसा ऐसा मामला, इसने रिटर्न पे लिख के दिया पूरा, ऐसा ऐसा मामला है, मुझे आपका रेफरेंस चाहिए, मदद चाहिए। तो जब तक हाई कोर्ट का इस पे रेफरेंस नहीं आया, लोअर कोर्ट ने इस केस को स्टे लगा दिया टेम्पररी। तो ये होता है रेफरेंस, ऑर्डर 46 और सेक्शन 113। तो आई होप आपको सब समझा होगा। अब मैं आपको इसका डिसीजन भी बता देता हूं, क्योंकि वो बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताया था कि रेफरेंस और ऑर्डर 46 क्या आता है। एग्जांपल यानी कि इसका जजमेंट भी सुन लो। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बना है ना, वो सच में बना है, वो एक वॉलिड लॉ बनाया गया है सिर्फ जमींदार के लिए। तो इससे किसी का भी राइट टू इक्वलिटी वायलेशन नहीं हो रहा है। तो इसमें डिसीजन यह आता है कि जमींदार को सच में थोड़ा स्पेशल पावर मिला है। सिर्फ इसी जमींदार को नहीं, यूपी के हर स्टेट में हर एक जमींदार को स्पेशल पावर दी गई थी, छूट दी गई थी कि वो धीरे धीरे करके अपना पैसा चुका दे। तो इसमें किसी का भी राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं हो रहा, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय।